ठंडा मतलब कोका कोला। कुछ इस तरह की इमेज क्रिएट करके आज के टाइम में कोका कोला ने अपनी मोनोपोली क्रिएट कर ली है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि आज मार्केट में मैक्सिमम सॉफ्ट ड्रिंक्स या तो कोका कोला के अंडर में आती हैं या फिर पेप्सिको की। जैसे कि मिरिंडा, माउंटेन ड्यू और 7 अप ये सब पेप्सिको के प्रोडक्ट्स हैं। वहीं थम्स अप, माजा, फेंटा, स्प्राइट और लिम्का कोका कोला की। लेकिन इंडिया में एक समय ऐसा भी था जब यही कोका कोला और पेप्सी कैंपा कोला के सामने कुछ भी नहीं थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि कैंपा कोला मार्केट में आज सिर्फ नाम का ही रह गया है? इसके डाउनफॉल की वजह क्या थी और आने वाले टाइम में ये रिलायंस के अंडर कैसे जोरदार कमबैक करने की तैयारी में है, आइए इस वीडियो में हम डिटेल से समझते हैं। अब वैसे तो कोका कोला की शुरुआत 1886 में जॉर्जिया के अटलांटा सिटी से हुई थी, लेकिन इंडियन मार्केट में ये ब्रांड 1956 में एंटर हुआ था। शुरुआती साल कोका कोला के लिए बहुत सुनहरे साबित हुए थे क्योंकि इंडियन मार्केट में इसने मैसिव सक्सेस अचीव की और खूब प्रॉफिट कमाया। एक्चुअली कोक के सक्सेस के पीछे का मेन रीजन था इसका कोई भी कॉम्पिटिटर न होना। पर 1974 की शुरुआत में इनके ये अच्छे दिन खत्म होने शुरू हो गए क्योंकि इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट यानी फेरा लागू कर दिया गया, जिसके अकॉर्डिंग हर फॉरेन कंपनी जो इंडिया में अपना बिजनेस ऑपरेट कर रही थी उन्हें अपनी कंपनी का 60% शेयर और प्रोडक्ट से रिलेटेड टेक्निकल इंफॉर्मेशन शेयर करनी होती थी। अब चूंकि कोका कोला इंडियन मार्केट में पूरी तरह से पैर पसार चुका था, ऐसे में उसने यहाँ से बोरिया बिस्तर समेटने की जगह 60% शेयर देने में ही अपनी भलाई समझी। लेकिन कंपनी ने अपनी सीक्रेट रेसिपी और टेक्निकल इंफॉर्मेशन को शेयर करने से साफ इनकार कर दिया। और यही वजह थी कि उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई ने 1977 में कोका कोला को देश से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब कोका कोला के इंडिया से जाने के बाद भारत में भी एक ऐसी कंपनी थी जो बंद होने के कगार पर पहुंच गई, और वो थी प्योर ड्रिंक्स, जिसने शुरुआत से लेकर एंड तक कोका कोला की सारी बॉटल्स मैन्युफैक्चर करने के अलावा टोटल मार्केटिंग, सेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट का भी काम संभाला हुआ था। और यही वजह थी कि सरकार के इस फैसले से प्योर ड्रिंक के मालिक चरणजीत सिंह बेहद नाखुश थे क्योंकि बात 2800 एम्प्लॉइज की रोजी रोटी और कारोबार बचाने की थी। अब उसी टाइम चरणजीत सिंह ने देखा कि भारत के लोग कोका कोला के एडिक्ट हो चुके हैं। ऐसे में उन्होंने 1977 में एक इंडियन सॉफ्ट ड्रिंक को लॉन्च किया और यहीं से हम सभी को मिली हमारी स्वदेशी सॉफ्ट ड्रिंक कैंपा कोला, जो मार्केट में आते ही पार्ले ग्रुप के सॉफ्ट ड्रिंक थम्स अप को टक्कर देने लगी। उसी साल यानी 1977 में ही इंडिया की एक और स्वदेशी सॉफ्ट ड्रिंक लॉन्च हुई, डबल 7, लेकिन इसका टेस्ट लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आया, जिसके चलते धीरे धीरे इसकी डिमांड मार्केट से फेड ऑफ होती चली गई। वहीं दूसरी तरफ कैंपा कोला लोगों को खूब पसंद आ रही थी और गुजरते दिनों के साथ ये अपने मार्केट शेयर को भी एक्सपेंड करती जा रही थी। अब वैसे तो कैंपा कोला की रैपिड एक्सपेंशन के पीछे का पहला रीजन था कोका कोला का बेस्ट अल्टरनेटिव बनना, लेकिन इसने अपने कमाल की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से भी खूब सक्सेस हासिल की क्योंकि कैंपा कोला ने अपने एडवर्टीजमेंट से यूथ को टारगेट किया था और सबके दिलों पर राज करने वाले सलमान खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। इसका स्लोगन था द ग्रेट इंडियन टेस्ट, जो कि लोगों के बीच में खूब पॉपुलर हुआ। और कुछ इसी तरह से कैंपा कोला को कोका कोला की जगह लेते और मार्केट में आए इस गैप को फिल करने में देर नहीं लगी। अपनी पहली सॉफ्ट ड्रिंक की पॉपुलैरिटी के बाद कैंपा कोला ने 2 और सॉफ्ट ड्रिंक्स मार्केट में लॉन्च किए, जिनमें से एक थी कैंपा ऑरेंज और दूसरी थी कैंपा लाइम एंड लेमन। ये दोनों फ्लेवर्स भी लोगों को खूब पसंद आए और अब कैंपा कोला धीरे धीरे इंडियन सॉफ्ट ड्रिंक सेक्टर का लीडर बनता चला गया। दिल्ली में इसने 4 फैक्ट्रीज ओपन कर ली थी और वहीं अगर हम ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो इसकी 50 से भी ज्यादा फैक्ट्रीज थी। और दोस्तों, कैंपा कोला 15 सालों तक मार्केट में टॉप पर रही थी, जिसका एक इकलौता कॉम्पिटिटर था थम्स अप। लेकिन कोका कोला की तरह ही कैंपा कोला के भी सुनहरे दिन ज्यादा समय के लिए नहीं टिके और हैरानी की बात यह है कि कैंपा कोला की सक्सेस और फेलियर दोनों की वजह कोका कोला ही बना। अब हुआ कुछ यूं कि 1991 में इंडिया के अंदर लिबरलाइजेशन की शुरुआत हुई और इंडियन मार्केट को फॉरेन कंपनीज के लिए ओपन कर दिया गया, जिसके बाद फोर्ड, टोयोटा, सोनी, सैमसंग और नोकिया जैसी कई मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में एंटर हुई और इसी के साथ री एंटर हुआ कोका कोला, जिसने आते ही कैंपा कोला का डाउनफॉल शुरू कर दिया। वेल, अगर आप अपने बिजनेस या लाइफ में कैंपा कोला की तरह फेल नहीं होना चाहते तो कुछ भी शुरू करने से पहले आपको सक्सेसफुल बिजनेस या बिजनेसमैन की स्टोरीज जरूर सुन लेनी चाहिए क्योंकि उनके एक्सपीरियंस से आपको काफी फायदा हो सकता है। और दोस्तों, स्पेशली मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि कोको एफएम पर अवेलेबल बिल गेट्स, अजीम प्रेमजी और आनंद महिंद्रा की बायोग्राफी आप जरूर सुनिएगा क्योंकि इनके स्टोरी से आपको अपनी लाइफ में मोटिवेशन के साथ साथ बहुत सारे बिजनेस लेसन्स भी मिलेंगे। और हाँ, कोको एफएम से बात करके हमने आपके लिए फर्स्ट मंथ के सब्सक्रिप्शन पर 50% का डिस्काउंट भी कराया है, तो फिर अभी LH50 कोड का यूज करिए और फर्स्ट मंथ का सब्सक्रिप्शन 99 की जगह सिर्फ 49 रुपए में पाइए। तो फिर देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन लिंक या फिर डायरेक्टली प्ले स्टोर से जाइए और ऐप को अभी डाउनलोड करिए।
तो दोस्तों अभी तक हमने ये जाना था कि कैसे 1991 में लिबरलाइजेशन के बाद कोका कोला ने वापसी की और यहीं से कैंपा कोला का डाउनफॉल शुरू हो गया। वैसे ये विदेशी कोला ब्रांड इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन से पहले ही इंडिया में अपनी जगह बनाने की ट्राई कर रहे थे और उस टाइम के पीएम राजीव गांधी भी पेप्सी की वापसी के सपोर्ट में थे। इसीलिए पेप्सी ने इंडियन मार्केट में लिबरलाइजेशन के 2 साल पहले यानी 1989 में ही वापसी कर ली थी। लेकिन यही टाइम था जब इंडिया में कोला वॉर शुरू हो गया। पेप्सी की वापसी ने काफी पॉलिटिकल डिबेट शुरू कर दी थी, यहाँ तक कि थम्स अप के को फाउंडर प्रकाश चौहान ने भी इसका काफी विरोध किया। लेकिन इन सबको इग्नोर करते हुए पेप्सी अपनी मार्केट पोजीशन को इम्प्रूव करने में लगी हुई थी। अब उस समय पेप्सी और कोका कोला मल्टीनेशनल कंपनीज थी जिनके पास फंड्स की कोई कमी नहीं थी। इसीलिए उन्होंने अपनी मार्केटिंग पर खूब पैसे बहाए, कई सारे कैंपेन चलाए और इसका असर ये हुआ कि जल्दी लोगों ने पेप्सी और कोका कोला को दोबारा से अपनाना शुरू कर दिया और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा कैंपा कोला जैसी और भी कई सारी स्वदेशी सॉफ्ट ड्रिंक्स के ऊपर। मार्केट में सॉफ्ट ड्रिंक का कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया था कि लगभग सभी छोटे कोला ब्रांड की फैक्ट्री शट डाउन होने लगी और बाकी लोकल कंपनीज की तरह 2001 में कैंपा कोला को भी अपना दिल्ली बेस्ड बॉटलिंग प्लांट बंद करना पड़ा और आगे चलकर 2009 आते आते ये सिर्फ हरियाणा तक ही सीमित होकर रह गया, जहां अभी भी बहुत कम क्वांटिटी में इसका प्रोडक्शन किया जाता है। लेकिन खुशी की बात यह है कि आने वाले कुछ महीनों में आप अपने एरिया के मॉल्स में कैंपा कोला के लोडेड रैक्स दोबारा देख सकते हैं, क्योंकि ये वापस से मार्केट को डोमिनेट करने के लिए फुल प्रूफ प्लान के साथ आ रहा है, वो भी रिलायंस जैसे जायंट की लीडरशिप में। असल में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कैंपा कोला को प्योर ड्रिंक्स ग्रुप से 22 करोड़ रुपए में एक्वायर कर लिया है। लेकिन अब सवाल यह है कि एक डूबी हुई कंपनी को एक्वायर करने के पीछे का रीजन क्या है। अब इसे समझने के लिए हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के 45th एनुअल मीटिंग को देखना होगा, जिसमें कंपनी ने FMCG इंडस्ट्री में एंटर करने का अनाउंसमेंट किया था। इस अनाउंसमेंट से ये साफ है कि टेक्सटाइल, एनर्जी, रिटेल और टेलीकम्युनिकेशन जैसे सेक्टर्स में कमाल दिखाने के बाद अब रिलायंस FMCG यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड सेक्टर को भी डोमिनेट करने का प्लान बना चुका है। लेकिन सवाल यह है कि FMCG सेक्टर ही क्यों? तो बेसिकली FMCG सेक्टर इंडियन इकोनॉमी का 4th लार्जेस्ट सेक्टर है और ये मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है, जिसमें फूड एंड बेवरेजेस, हेल्थ केयर और हाउस होल्ड एंड पर्सनल केयर शामिल है। और रिलायंस अपनी रिलायंस रिटेल बिजनेस के थ्रू FMCG सेक्टर में एंटर करके इंडियन इकोनॉमी के 4th लार्जेस्ट सेक्टर में भी अपनी पकड़ बनाना चाहता है। अब सवाल यह है कि क्या एक बार फिर हमें कैंपा कोला के केस में जियो जैसी डिसरप्टिंग मार्केट टैक्टिक्स देखने को मिलेगी और क्या ये स्ट्रैटेजी इस बार भी उतनी सक्सेसफुल होगी? अब इन पॉइंट्स पर भी एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय है, जिनमें कुछ एक्सपर्ट्स तो इसे जियो 2.0 का भी नाम दे रहे हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जियो की सक्सेस की मेन वजह थी बाकी टेलीकॉम कंपनीज के पास फंड्स और रिसोर्सेज की काफी कमी, क्योंकि ये कंपनीज इतनी ज्यादा कर्ज में डूब चुकी थी कि जियो ने मार्केट में एंटर करते ही सभी को पीछे छोड़ दिया। लेकिन वहीं FMCG सेक्टर में पहले से ही कई सारे बड़े बड़े जायंट्स मौजूद हैं, जिनके पास ना तो फंड्स की कमी है और ना ही रिसोर्सेज की। ऐसे में वो रिलायंस को बराबरी का टक्कर देते नजर आएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि रिलायंस निरमा मोमेंट जैसे प्लान पर काम कर रही है। अब निरमा मोमेंट क्या है, इसे समझने के पहले नजर डालते हैं कैंपा कोला के प्राइस पर, जो जियो मार्ट पर ऑलरेडी बिकना शुरू हो गया है। इस प्लेटफॉर्म पर कैंपा कोला की 600 ml बॉटल मात्र 15 रुपए और 2 लीटर बॉटल सिर्फ 49 रुपए में बिक रही है। वहीं अगर हम पेप्सी और कोका कोला को देखें तो इनके 2 लीटर के बॉटल्स की कीमत करीब 95 रुपए है। ऐसे में ये साफ देखा जा सकता है कि रिलायंस ने कैंपा कोला के प्राइस को ऑलमोस्ट हाफ कर दिया है। और दोस्तों निरमा ने भी 90s के दौरान कुछ ऐसा ही प्राइस गेम खेला था, जब उसने देखा कि P&G और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जैसी बड़ी कंपनीज उसे मार्केट में जगह नहीं बनाने देंगी। ऐसे में निरमा ने अपने वॉशिंग पाउडर को मार्केट प्राइस से 75% कम दाम पर बेचा था। अब इसका असर यह हुआ कि बहुत ही कम समय में निरमा ने हर घर में अपनी जगह बना ली थी। लेकिन इसके ये अच्छे दिन ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहे, क्योंकि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने भी कुछ समय बाद लो प्राइस वाली कैटेगरी में अपना व्हील वॉशिंग पाउडर लॉन्च कर दिया और वापस से अपने मार्केट शेयर को कैप्चर कर निरमा को पीछे धकेल दिया। इसीलिए कैंपा कोला लो प्राइस के साथ कितनी लंबी रेस का घोड़ा बनेगा ये कहना काफी मुश्किल है, क्योंकि कोका कोला और पेप्सी जैसी कंपनीज इस प्राइस गेम को क्रैक करने का कोई न कोई रास्ता तो जरूर ढूंढ लेंगी। लेकिन हम तो अभी भी कह सकते हैं कि कैंपा कोला इंडियन सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट को जरूर डोमिनेट कर पाएगी, क्योंकि रिलायंस के पास एक बेहद स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, जिसमें 16,700 स्टोर 7,000 से भी ज्यादा सिटीज में अवेलेबल है और इन स्टोर से वो कैंपा कोला को काफी तेजी से लोगों तक पहुंचा सकती है। इसके अलावा जियो मार्ट की स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन भी कंपनी के बहुत काम आने वाली है, जिसके जरिए वो हर छोटे बड़े किराना स्टोर तक इसे पहुंचाकर कैंपा कोला की विजिबिलिटी को कई गुना बढ़ा सकते हैं।
अब ये तो आने वाले टाइम में ही पता लगेगा कि रिलायंस कैसे कोका कोला और पेप्सिको को पीछे छोड़ेगी, लेकिन एज अ इंडियन हम जरूर चाहेंगे कि कैंपा कोला वापसी करे और पूरी दुनिया पर राज करे। और हाँ, कोको FM को डाउनलोड करके 50% डिस्काउंट का फायदा उठाना ना भूलिएगा। सिर्फ आपको LH50 कोड का इस्तेमाल करना है और फर्स्ट मंथ का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 49 रुपए में मिल जाएगा।